हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। कंटिन्यू करते हैं हमारी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी सीरीज़ को। देखते हैं, क्लास 9th हमने स्टार्ट की हुई है, उसकी बिहाइव बुक के चैप्टर्स हम कर चुके हैं। पोएम्स हमने 5 कर ली हैं। आज ये है हमारी 6th पोएम। नेम इज़ नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन, इसमें के पोएट कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी ह्यूमन बीइंग पराया नहीं है, वो सब अपने ही हैं, मतलब ठीक है। एक तरीके से भाईचारे की बात करते हैं पोएट। इसके पोएट हैं जेम्स फैल्कनर किरकप। जेम्स किरकप के नाम से जानते हैं। जेम्स KIRKUP, आपको पोएम के एंड में दिख भी जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पोएम। हैव यू एवर थॉट ऑफ समवन एज अ स्ट्रेंज। इसमें पोएट स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये देखो एक पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, बेस देखते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल और स्ट्रेंज और द अदर कंट्रीज एज फॉरेन। क्या तुमने कभी सोचा है कि दूसरे लोगों को एज स्ट्रेंज, मतलब वो अनजान हैं, और दूसरे कंट्रीज़ के हैं, उनको बोला है कि ये तो फॉरनर हैं। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम एज, मतलब हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं लोगों के बारे में सोचने के कि वो कैसे हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। इन दिस पोएम हाउ एवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज। उन्हीं कई तरीकों के बारे में पोएट हैं हमें रिमाइंड करवाते हैं। इन विच वी आर ऑल द सेम। वी आर ऑल ह्यूमन, मतलब पोएट क्या कहना चाहते हैं इस पोएम में कि हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए किसी भी बेस पे, चाहे वो लैंग्वेज हो, कल्चर हो, कंट्री हो, रिलीजन। मतलब फिजिकली देखा जाए तो हम एक दूसरे जैसे ही हैं, जैसे सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, इस तरीके से मतलब हम ह्यूमन बींग्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं। पोएम को स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, मतलब अनजान नहीं है हमारे लिए। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं है, मतलब कोई भी कंट्री विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल द यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, मतलब डिफरेंट तरह के जो लोग कपड़े पहनते हैं, जैसे हर कल्चर के अकॉर्डिंग कपड़े अलग होते हैं, तो उन सभी के नीचे एक ही बॉडी है जो ह्यूमन बॉडी, वो ब्रीथ करती है। लाइक आर्स द लैंड ऑफ ब्रदर्स वाक अपॉन। द लैंड आर ब्रदर, मतलब हमारी तरह ही जो हमारे भाई हैं, भाई मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए ये बोला गया है, वो भी सेम हमारी तरह ही इस धरती पर चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, वाक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसी तरह की ज़मीन पर वो चलते हैं और धरती पर ही रहते हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी हमारी तरह अवेयर हैं, मतलब उनको भी पता है सन का, हवा का, पानी का, इन सब का उनको भी पता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, मतलब वो भी फेड यानी कि खिलाया जाता है उनको भी, मतलब वो हार्वेस्टिंग करते हैं फसलों की, फसलों को बोते हैं और फिर उनको काटते हैं। हार्वेस्टिंग होता है कि कटाई, ठीक है, उनसे वो उनका पेट भरता है। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्स, और जो सर्दियाँ होती हैं, जब वार के टाइम पे और सर्दियाँ में वो भी स्टार्व करते हैं, मतलब उनको भी भूख लगती है, यानी कि एक तरीके से खाने की कमी हो जाती है, उनके साथ भी ये सब होता है। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं। हैंड्स मतलब यहाँ से काम से हम लगा सकते कि वो भी हमारी तरह ही काम करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी जो लाइन्स हैं हम भी उनकी तरह ही पढ़ते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, जो लेबर है यानी कि उनके जो काम करते हैं वो लेबर से, यानी कि फिजिकल वर्क, ठीक है, फिजिकल वर्क जो करते हैं वो भी वो हमसे अलग नहीं है, मतलब हम भी उनकी तरह ही फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है। लाइन्स में एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी तरह ही, एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी तरह ही वो भी पोएट्री लिखते हैं और हम भी उनकी पोएट्री पढ़ते हैं, ठीक है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी तरह ही हम भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ मतलब उनकी तरह करते हैं। खाना खाते हैं, वो भी अवेयर है कि सन होता है, एयर होता है और पानी होता है, ठीक है, ये सब कुछ वो सब सेम है हमारे अंदर, ठीक है। रिमेंबर दे हैव आइज़, याद करो, मतलब याद रखो, उनकी भी आंखें हैं। लाइक आर्स वी वेक, और जैसे हम उठते हैं, और स्लीप, जैसे हम, मतलब उनकी भी आंखें हैं जैसी हमारी हैं, और वो भी उठते हैं, सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और स्ट्रेंथ गेन करते हैं जिससे जीत सके, मतलब विजय होने के लिए स्ट्रेंथ उनके अंदर भी है। बी लव वोन बाय लव, मतलब उनके अंदर भी जो स्ट्रेंथ है उसको किससे जीता जा सकता है, प्यार से। दूसरों को मतलब कैसे जीता जा सकता है, बाय प्यार, वो भी इसी चीज़ पे काम करते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर ज़मीन पे, हर ज़मीन से यहाँ का मतलब है कंट्रीज़, ठीक है, हर कंट्री में लाइफ जो है कॉमन लाइफ वो सेम है।
दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हम रिकोगनाइज यानी कि समझ पहचान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, सो याद करो, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब हम वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, जब हमको बताया जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो। भाइयों से मतलब जैसे वार के टाइम पे हमें बोला जाता है एक दूसरी कंट्रीज से, जैसे सोल्जर्स होते हैं कि उनसे हेट करो, और पूरे मतलब उनके दिल में बिठाया जाता है कि, लेकिन जो वार्स होते हैं आपको पता है वो गवर्नमेंट्स और जो प्रशासन है उनके बीच होते हैं, सिपाहियों के बीच होते हैं। जो कॉमन लोग हैं उनके माइंड में कोई भी वार टाइप की फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जो वार्स हैं वो हमेशा कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, लोगों के बीच में नहीं। तो ये बोलते हैं पोएट कि देखो, जब याद करो, जब हमें सिखाया जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, भाइयों से मतलब सारी ह्यूमन बींग्स को वो कह रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में जो रहते हैं उनको बोलते हैं कि नफरत करो। इट इज़ आर सेल्फ, तो वो क्या है, हमें अपने आप से नफरत करना सिखा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही है, मतलब हमारा ही हिस्सा है। दैट वी शैल डिस्पोजेस, जिनको हमें डिस्पोजेस मतलब निपटाना के लिए बोल रहे हैं। बिट्रे यानी कि उनके सामने उनके साथ धोखा करना, कंडेमन मतलब उनकी निंदा करना, ये सब उनके साथ करने के लिए हमें बोला जाता है कि उनको तबाह कर दो, उनका निपटारा कर दो, उनके साथ धोखा कर दो। मतलब रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जब हम आर्म्स यानी कि लेते हैं, कहने का मतलब है कि जब हम एक दूसरे के अपोजिट लड़ते हैं, आर्म्स अगेंस्ट यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जब हम लड़ते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, हम वही हैं जो एक दूसरे के अपोजिट मतलब लड़ते हैं। लेकिन ये याद रखो, तो क्या कहना चाह रहे हैं पोएट कि जो ये सब हम करते हैं, याद रखो ये हमारे भाई ही हैं जिनके साथ हम ऐसा करते हैं, तो हमें ऐसी मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो क्या बोलते हैं पोएट कि ये हमारी धरती ही है, ह्यूमन अर्थ है, मतलब ह्यूमन बींग्स ही रहते हैं हर अर्थ के ऊपर, जिसको हम डिफाइल यानी कि पोल्यूट, ठीक है, पोल्यूट करते हैं, ठीक है। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, जो हमारे हेल्स ऑफ फायर मतलब एक तरीके से जब वार के टाइम की बात करें कि पोएट जब हम अपने मतलब ये गंदगी फैलाते हैं एक तरीके से कि उनके साथ लड़ो, उनके साथ लड़ो, तो जो ये फायर और डस्ट जो सब कुछ होता है, इससे क्या होता है कि इनोसेंस जो होती है वो चली जाती है, ठीक है। इनोसेंस कैसे, मतलब प्योरिटी जो होती है लोगों के दिलों में या एक दूसरे के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग प्योरिटी होती है वो चली जाती है, ठीक है। इनोसेंस मतलब एक दूसरे के प्रति स्नेह प्यार जो हो वो चला जाता है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, क्योंकि जो मतलब जैसे हम हवा में फैलाएंगे, एक तरीके से पोएट ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम हवा में आग और डस्ट मतलब गोला बारूद वगैरह चलाते हैं, वो हवा में फैल जाता है, और हवा जो है वो हर जगह एक जैसी है, और वो भी हमारी ही है, मतलब जैसी हवा हमारी है वैसी ही दूसरों की है। कहने का मतलब ये है कि जैसी बातें हम फैलाएंगे, कि अगर दूसरों से नफरत करेंगे तो वो भी हमसे नफरत ही करेंगे, अगर हम प्यार फैलाएंगे तो प्यार ही फैलेगा। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। एंड में फिर से पोएट सेम लाइन को रिपीट करते हैं, फर्स्ट वाली लाइन को, कि याद रखो कोई भी आदमी जो है फॉरन नहीं है और कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, ठीक है। सो पोएट इसमें मेनली क्या कहना चाह रहे हैं, देखो कि जो बताते हैं कि कोई भी है इस कंट्री में, इस दूसरी कंट्रीज़ में, वो सब हमारे ही भाई हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमें एक तरीके से उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। ये गंदगी मतलब अपने विचारों को और अर्थ को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, कि एक दूसरे के प्रति गंदी बातें फैलाकर कि हम उनको मार देंगे, घृणा वाली गुस्से वाली बातें फैलाकर हमें हमेशा भाईचारे की बात करनी चाहिए, और मतलब ऐसे प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। सो ये कहना चाह रहे हैं पोएट इस पोएम में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री, इसमें क्या है कि इसमें पोएट बोलते हैं ऑन की मतलब एक पेड़ को काट तो सकते हैं, लेकिन उसको मारना बहुत मुश्किल है, कि एक तरीके से अपोजिट वे में आयरनी यूज़ करके पोएट हमको मैसेज दे रहे हैं कि पेड़ों को मत काटो। ये कहना चाह रहे हैं पोएट इस पोएम में कि पेड़ को काट तो लोगे तुम, लेकिन क्या उसको मार पाओगे पेड़ को, तो ये हमें मैसेज देना चाह रहे हैं पोएट। देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कटिंग डाउन ट्रीज, तुम स्टार्टिंग किससे करते हैं, देखो कि तुमने देखा होगा कि लोगों को पेड़ काटते हुए, बट कैन दे किल अ ट्री, क्या वो मार सकते हैं उस पेड़ को, मतलब काट तो देंगे, क्या मार सकते हैं। इट इज़ ईजी टू डू सो, क्या मारना एक पेड़ को बहुत ईजी है। लेट द रीड द पोएम, तो सो पोएम रीड करते हैं इसके बारे में।
इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, मतलब एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। नोट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, मतलब एक ऐसे ही चाकू से कहीं पे भी, जैब मतलब कहीं पे बिना सोचे समझे कहीं पे भी चाकू मार दिया, इतना सिंपल नहीं है पेड़ को मारना। विल डू इट, नाइफ विल डू इट, मतलब एक चाकू ऐसे ही कहीं पे भी मार दो, इससे वो नहीं मरेगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि ये कैसे बड़ा हुआ है, धीरे धीरे अर्थ के, मतलब अर्थ में से बहुत सारे पोटाशियम, मिनरल, सल्फेट, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो लेके धीरे 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 बड़ा हुआ, उसकी डेवलपमेंट जो है, उसकी ग्रोथ है वो धीरे धीरे हुई है। राइजिंग आउट ऑफ इट, धीरे धीरे मतलब ज़मीन में से निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट होती है अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, मतलब उसने जो प्लांट को फीड किया है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, प्लांट जो पेड़ ने क्या की है, सालों की सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है। एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, लेप्रस, लेप्रस होता है एक तरीके से डिसकलर्ड होती हैं, जैसे स्टार्टिंग में एक कोई कलर ना हो लीव्स का, जो छुपा के रखती हैं। स्प्राउटिंग होती है, जैसे स्प्राउट क्या होता है, स्प्राउट्स हम खाते भी हैं, जो जिम वाले हैं उनको पता होगा कि जैसे चने होते हैं, दाल, उनको भिगो के रखते हैं पूरी रात, और फिर उनमें से जो छोटा छोटा सा स्प्राउट्स निकलते हैं, वो उनमें कोई कलर नहीं होता, आप ध्यान करो, मतलब बीज बोने से पहले जब किसी जैसे बीज बो दिया हमने, उनमें थोड़े थोड़े से स्प्राउट निकल आते हैं, जैसे हल्का हल्का सा कि प्लांट की ग्रोथ होगी वहाँ से, ठीक है, एक तरीके से बड निकल आता है। उसमें स्टार्टिंग में कोई कलर नहीं होता, ठीक है, वो वाइट से कलर का होता है, उसके लिए यूज़ किया कि लेप्रस हाइड स्प्राउट लीव्स। तो उसमें बाद में जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है कि क्रस्ट से, एयर से, सनलाइट एब्जॉर्ब की, एयर, वाटर, इन सब से, मतलब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है, अपनी फॉर्म से आगे बढ़ा है, ठीक है, स्प्राउटिंग लीव्स तक, जैसे लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रस जो है उसमें डिसकलर, मतलब हाइड करके रखा होता है, किसमें, स्प्राउटिंग लीव्स में, यानी कि जो स्प्राउटिंग लीव्स हैं वो स्टार्टिंग में बिल्कुल डिसकलर्ड होती हैं, लेकिन उनमें से क्या निकलती हैं, पत्तियाँ। सो हैक एंड चॉप, सो इसी तरीके से हैक एंड चॉप मतलब कट, रफली रफली कट करना। चॉप का तो आपको पता ही होगा, जैसे हम सब्जी काटते हैं, चॉपिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। हैक एंड चॉप यानी कि रफली सब्जी काटते हैं, उस तरीके से अगर हम उसको चॉप करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन इसके ऐसा करने से, अगर हम अकेला उसको जैसे बैठ के धीरे 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 चॉपिंग करते रहे एक पेड़ की, इतना बड़ा है जो, क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, कि नहीं ना। तो यही पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ना ही ज़्यादा दर्द उसको तुम दे पाओगे, मतलब चाहे नॉट सो मच पेन विल डू इट, मतलब उसको चाहे कितना ही दर्द दे दो फिर भी वो मरेगा नहीं। एक पेड़ की, मतलब ये बताना चाह रहे हैं पोएट कि उसको कितना ही काट दो, कितना ही दर्द दे दो, वो मरेगा नहीं फिर भी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो उसके ब्लीडिंग, मतलब जो उसके तने पे जो खून आया है ह्यूमन बींग्स के कट करने से, वो अपने आप कुछ टाइम में हील हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मतलब फिर से, जैसे सपोज करो पेड़ को हम काट देते हैं, काट देंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका बीज जो है फिर से गिरा हुआ होगा, और वो धीरे धीरे फिर से नए पेड़ बन जाएंगे, मतलब टहनियाँ जो हैं वो फिर से ग्राउंड से उठ जाएंगी। पोएट ये कहना चाह रहे हैं मिनिएचर बोज, मतलब दोबारा फिर से जो टहनियाँ हैं वो हरी भरी फिर से निकल आएंगी छोटी छोटी ग्राउंड में से। जैसे पेड़ जो बहुत पुराना हो जाता है ना, जैसे पीपल के पेड़ वगैरह, उसकी जड़ें इतनी लंबी दूर दूर तक फैली होती हैं कि उन जड़ों में से भी आगे पेड़ बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक पेड़ को काट दोगे ना, उसकी टहनियाँ फिर से ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मिनिएचर मतलब छोटी छोटी बॉस, यानी कि टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। when it which if unchecked will expand again to former size, मतलब अगर उनको अनचेक यानी कि उनको बिना देखे छोड़ दिया तुमने, उन छोटी छोटी टहनियों को, या जो स्प्राउट्स निकले हैं छोटे छोटे, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया तुमने, वो फिर से एक्सपेंड हो जाएंगे, यानी कि फिर से बड़ी हो जाएंगी अपने फॉर्मर साइज, यानी कि जो पेड़ का साइज था उसी साइज में फिर से वापस आ जाएंगी, फिर से बड़ी हो जाएंगी। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, मतलब नहीं, उसको जड़ से उखाड़ना होगा, मतलब अब एक तरीके से अपोजिट कहना चाह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ठीक है, पेड़ों को मत काटो। इसको क्या कह रहे हैं पोएट की, इसको जड़ से काटना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा पेड़ को। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग होता है कि एक तरीके से जहाँ उसको जगह मिली हुई है धरती में, जहाँ उसका ठहराव है, वहाँ से उसको उखाड़ना होगा। एंड इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, मतलब इसको रस्सी से बांध के, अच्छे से कस के बांध के, टाई करके रस्सी इसके, फिर उसको खींचा जाएगा, मतलब पुल करेंगे, फिर स्नैप्ड आउट, और फिर वो वहाँ से गिर जाएगा, मतलब इसको उसको इतने ज़ोरदार तरीके से खींचना होगा कि वो निकल के ज़मीन से गिर जाए।
और पुल्ड आउट एंटायरली, और या फिर पूरे तरीके से, मतलब या तो हाफ हाफ कट करके या फिर पूरे तरीके से ऐसे खींचा जाएगा किसी जैसे ट्रैक्टर वगैरह से लगा लो, या फिर किसी प्रेशर वाली चीज़ से जो उसको बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से खींच सके। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव यानी कि अर्थ की जो गुफा, यानी कि ज़मीन के अंदर जो दबा हुआ है पेड़, उसके बारे में बात हो रही है कि अर्थ की केव से उसको बाहर निकालने के लिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उस टाइम पता लगेगी कि एक ट्री की स्ट्रेंथ कितनी होती है, कितना मजबूत होता है ट्री। द सोर्स वाइट एंड वेट, जब पता लगेगा कि जब उसके अंदर से, जैसे अंदर से जो वो जड़ें होती हैं एक पेड़ की, और अंदर वाला जो मटेरियल होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है, वो गीला सा सॉफ्ट और वाइट जो है उस वहाँ पे हमें फिर दिखाई देगा जब पेड़ उखड़ जाएगा। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन ऑफ ईयर्स इनसाइड द अर्थ, फिर हमें दिखाई देगा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट एक पेड़ का जो कि कई सालों तक ज़मीन के नीचे दबा हुआ था, ज़मीन के अंदर छिपा हुआ था। देन द मैटर ऑफ स्क्रोचिंग एंड चोकिंग, फिर क्या क्या मैटर है, स्क्रोचिंग मतलब एक तरीके से फिर आएगी, जैसे पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, फिर आएगी उसके जलने की, मतलब वो हो जाएगा, डिकम्पोज होने की का टाइम आएगा उसका, ठीक है। चोकिंग यानी कि रुक जाना, एक तरीके से उसकी जो ग्रोथ वगैरह है वो रुक जाएगी, और फिर क्या होगा, इसका डिकम्पोज होने का टाइम आ जाएगा। इन सन एंड एयर ब्राउनिंग हार्डनिंग, धूप और हवा की वजह से वो ब्राउन यानी कि काला पड़ना लगेगा, मतलब डार्क ब्राउन होगा पहले स्टार्टिंग में, धीरे धीरे और हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, मतलब ट्विस्ट होते हुए धीरे धीरे मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इट इज़ डन, और फिर सिकुड़ेगा धीरे धीरे उसके अंदर से जो मतलब एक लाइवली चीज़ है, मतलब जो जिंदा थी उसके अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे या कुछ भी उसके अंदर, वो सब धीरे 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 डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। सन से और एयर से वो ड्राई हो जाएगा जो अंदर का जो सॉफ्ट मटेरियल था। सो इस तरीके से एक पेड़ की डेथ होगी। मतलब ये कितना मुश्किल काम है एक पेड़ को मारना। इनडायरेक्टली पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि पेड़ों को मत मारो या मत काटो। इनके राइटर का नाम है जीवी पटेल, ये देख लो, ये याद रखना, जीवी पटेल। नेक्स्ट पोएम देखते हैं हमारी ट्रीज पोएम। भाई ये आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन बुक में दी हुई है सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन हम इसको कर लेते हैं क्योंकि ट्रीज से रिलेटेड है और राइटर का नेम भी दिया है, क्या पता क्या कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो एक बार देख लो, छोटी सी पोएम है। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी द पोएम लवली एज अ ट्री। इसमें ना जॉयस किल्मर जो पोएट है हमारे, वो कंपेयर करते हैं एक पोएम को ट्री से, ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने तो आज तक ऐसा कोई ट्री नहीं देखा, ऐसी कोई पोएम नहीं देखी जो ट्रीज से ज़्यादा लवली हो, ठीक है। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज इम्प्रेस्ड एंगेज द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। मतलब जो एक पेड़ है वो कैसे होता है कि हुज हंग्री माउथ, उसका जो मतलब पोइट ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से, जैसे एक बच्चा फीड करता है, जैसे एक बच्चा फीड करता है, अपनी माँ का दूध पीता है, उसी तरीके से जो एक पेड़ है वो धरती से अपना जो पोषण है वो लेता है। यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एंगेज द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, मतलब दूध वो एक तरीके से पीता, अपना पोषण वहाँ से लेता है। अ ट्री दैट लुक्स एज गॉड ऑल डे, मतलब जो देखता रहता है भगवान की तरफ पूरे दिन। एंड लिफ्ट हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और अपनी जो मतलब टहनियाँ, आर्म्स मतलब टहनियों को उठाए रखता है, जिसपे हरे भरे पत्ते हैं, प्रे करने के लिए, भगवान के आगे प्रे करने के लिए उनको उठाए रखता है। अ ट्री दैट में इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रोबिन्स इन हर हेयर, एक पेड़ क्या है वो जो अपने गर्मियों में अपने अंदर पहने रखते हैं, मतलब बहुत से घोंसले पेड़ के ऊपर जो लगा लेते हैं। रोबिन्स एक बर्ड है, ठीक है, वो बर्ड जो है अपने घोंसले बनाता है पेड़ों के ऊपर, और गर्मियों में बहुत से ऐसे दिखाई देते हैं। अपॉन हुज बोसम स्नो हैज़ लेन, जिसकी जो छाती पर, मतलब एक तरीके से जो उसकी ब्रेस्ट एज चेस्ट शो की गई है ऊपर से, कि जो पेड़ के ऊपर वाला हिस्सा है वो उसके ऊपर मतलब स्नो गिरती रहती है और बैठ जाती है। हु इंटीमेटली लीव्स विद रेन, जो बारिश के साथ प्रेम करते हैं, मतलब बारिश लाने में हेल्प करते हैं, या उनको एक तरीके से बारिश के साथ उनका अच्छा कनेक्शन है, बारिश में उनकी धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है और खिल जाते हैं। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स, और एंड में पोएट क्या कहते हैं कि पोएम्स तो मेरे जैसे फूल्स के द्वारा लिखी जाती है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, लेकिन एक ट्री को सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पोएम को किससे कंपेयर किया है, ट्री से, और किसको सुपीरियर बताया गया है, ट्री को, ठीक है। रिटन बाय जॉयस किल्मर। नेक्स्ट पोएम देखते हैं, ये हमारे सिलेबस में है।
इनसे पहले एक ये देख लो भाई, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इनकी देखो एक पब्लिकेशन थी, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट, लिरिकल बैलेड्स इनकी पब्लिकेशन थी, ठीक है। पोएट लोरेट भी थे ये। और इनके मेजर पोएम्स देख लो एक बार, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और इसी पोएम का नाम है डैफोडिल्स, ठीक है, इसी पोएम का नाम है डैफोडिल्स। और ये हमने मास्टर्स में की है। द सोलिटरी रिपर, ये भी मास्टर्स में थी। लूसी ग्रे, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। और जो अभी हम करेंगे एक ये वाली पोएम, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये वाली पोएम अब हम 9th क्लास में है हमारे सिलेबस में। तो ये 4 पोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है, ये याद रखना इनके नेम। और इनका थीम देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, जैसे कि नेचर के साथ इन बताई गई है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब नेचर से रिलेटेड पोएट हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल, एक तरीके से ज्ञान देने की, मतलब ज्ञान देने वाले थीम होते हैं इनके। थीम ऑफ डेथ यूज़ करते हैं, गुड रिलेशनशिप विद नेचर, ठीक है, ये सब उनके थीम है कि नेचर का, ह्यूमन बींग्स का रिलेशन है कैसा नेचर के साथ, ये सब वो शो करना चाहते हैं अपनी पॉइंट्स में से। मतलब उनकी पॉइंट्स मोस्टली इनके ऊपर बेस्ड होती हैं कि ह्यूमन बींग्स कैसे गुड फील कर सकते हैं और कैसा उनको फील होता है एज अ पोएट नेचर के साथ जब वो कनेक्ट करते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं पोएम। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर क्या होता है? स्लम्बर होता है जो सो चुका है, सोने वाला, या जो नींद में है, ठीक है, उसके लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड। इसमें क्या है, जो पोएट हैं, किसी मरे हुए, उसके प्रिय की डेथ हो गई है। प्रिय यहाँ पे शी वैसे वर्ड यूज़ किया उन्होंने, शी वर्ड यूज़ किया अपने। अब वो वाइफ भी हो सकती है उसकी, मतलब मेनली लवर के लिए बोला है। दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन हु हाउ डज़ द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, मतलब पोएट क्या फील करते हैं उसकी डेथ के बाद, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, सील होता है बंद कर देना, ठीक है, मेरी जो स्पिरिट है, मेरी आत्मा को एक तरीके से बंद करके रख दिया, मतलब सील कर दिया मेरी आत्मा को। किसने? जो ये स्लम्बर है, यानी कि जो ये नींद में लेटा हुआ है, इसने। स्लम्बर मतलब नींद में है जो लेटा हुआ मेरे सामने, एक तरीके से उसको पोएट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई हैड नो फियर्स, अब मुझे किसी का भी डर नहीं है, मतलब डेथ जो है एक तरीके से फियर्स को ख़त्म कर देती है, ये कहना चाह रहे हैं पोएट। अब मुझे जो ह्यूमन फियर्स हैं उनका कोई डर नहीं है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, मतलब वो अब ऐसी दिखाई दे रही है कि अब वो कुछ भी फील नहीं कर सकती जो अर्थली टच, यानी अर्थली ईयर्स का जो टच है, मतलब यहाँ ज़मीन पे रहते हुए हम क्या क्या करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस भी होते हैं, लेकिन एक डेड बॉडी जो है, अब स्लम्बर कौन है? डेड बॉडी। अब वो मेरे इमोशंस भी फील नहीं कर सकती, ना उसको टच करने से कुछ पता लगेगा, मतलब इस तरीके से पोएट बोल रहे हैं कि अब तो वो एक डेड बॉडी हो गया, कुछ भी जो अर्थ के ऊपर जो इमोशंस होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो अब फील नहीं कर सकती। नो मोशन हैज़ शी नाउ, अब उसके अंदर कोई भी मोशन, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है, हल्का सा भी मूवमेंट नहीं है। नो फोर्स, ना ही कोई फोर्स है। शी नाइदर हियर्स नो सी, अब ना वो देखेगी और ना ही सुनेगी। रोल्ड अराउंड इन अर्थ ड्यूरल कोर्स, मतलब ड्यूरल मतलब जो रूटीन होता है, अर्थ के रूटीन में वो एक तरीके से ढल चुकी है। रूटीन मतलब जो जैसे जन्म हुआ फिर मरण हुआ, जो ये अर्थ का जो साइकिल है उसके बारे में बता रहे हैं पोएट कि मरना जीना उसके साइकिल में अब वो लीन हो गई है। विद रॉक्स स्टोन्स एंड ट्रीज, जैसे कि पेड़ मतलब पेड़ पत्थर और ये सब इनके साथ होता है कि ये भी डिकम्पोज होते रहते हैं, जैसे ट्रीज वगैरह कटते हैं, गिरते हैं, डिकम्पोज होते हैं, मतलब उन्हीं का एक पार्ट बन गई है। अब वो ह्यूमन बींग नहीं रही है, मतलब वो भी एक तरीके से उसको भी दफनाया जाएगा या कुछ इस तरीके का होगा जिससे कि वो अब ह्यूमन बींग नहीं रही है, वो एक स्टोन मतलब जड़ बन चुकी है। एक तरीके से जड़ का मतलब है कि जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो अब स्टिल हो गई है। ये थी हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम। इसमें क्या बोला गया है? डेथ के बारे में बोला गया कि डेथ से क्या क्या हो जाता है। नेक्स्ट पोएम भी इसी टाइप की है, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक तो ये कि ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये सिलेबस में इसलिए नहीं है, मैं बताती हूँ, क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कुछ नहीं दिए, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के लिए दी गई है, लेकिन हम इसको करेंगे, ठीक है, करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फियर नो मोर, ये भी डेथ के बारे में ही है कि डेथ से अब कोई डर नहीं है, क्योंकि जो सारे काम हैं अर्थ के वो हो चुके हैं। जैसे देखो, फियर नो मोर, अब डर नहीं है। फियर नो मोर ऑफ हीट्स ऑफ द सन, यानी कि अब किसका डर नहीं है? हीट ऑफ द सन का डर नहीं है। हीट ऑफ द सन मतलब
हीट ऑफ द सन से पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है, हीट ऑफ द सन, लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हार्डशिप्स, उनसे कंपैरिजन किया गया है कि उनका अब डर नहीं है। नोर द फ्यूरियस विंटर रेजेस, और ना ही सर्दियों में जो ठंड पड़ती है और उसकी जो स्टिलनेस होती है एक तरीके से, अब उसका भी डर नहीं रहा। दो दाए वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन, क्योंकि उसके जो वर्ल्डली टास्क यानी कि जो यहाँ पे ज़मीन पे धरती पे रहते हुए जो भी टास्क थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। हैस्ट डन मतलब ख़त्म हो चुके हैं जो वर्ल्डली टास्क थे। दो वर्ड जो है ना भाई, ये यूज़ होता है, दो वर्ड मतलब तुम्हारे, एक तरीके से तुम्हारे, ठीक है। पुराने टाइम के पोएट हैं विलियम शेक्सपियर, बहुत पुराने हैं, तो ये पुरानी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स कई मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने को। दो मतलब दो दाए मतलब तुम्हारे, दो दाए तुम्हारे जो वर्ल्डली टास्क हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। हैस्ट डन मतलब तुमने ख़त्म कर लिए हैं, हैस्ट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तुमने जो अपने टास्क हैं वो वर्ल्ड में के रहने वाले वो अब ख़त्म कर लिए हैं। होम आर्ट गोन एंड टेकन दाए वेजेस, उनके जो घर के काम है, मतलब इसी संसार में रहते हुए घर में जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं या जो उनके काम हैं इस धरती पे वो ख़त्म हो चुके हैं, और वो अपनी वेजेस भी, लास्ट की जो वेजेस हैं वो भी ले चुके हैं। गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स आर मस्ट, गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स आर मस्ट, इसमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि सभी एजेस, ठीक है, सभी एजेस के। एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, मतलब सभी एजेस के जो लवर्स हुए हैं या कुछ भी, चाहे वो जवान लोग हैं चाहे वो बूढ़े, ये कहना चाह रहे हैं कि वो सब अब जा चुके हैं। एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, जैसे कि चिमनी स्वीपर्स हैं वो चिमनियों को साफ करते करते, मतलब डस्ट हटाते हटाते एक दिन उनको भी डस्ट में ही मिल जाना है। फियर नो मोर द फ्रोन ऑफ द ग्रेट, फ्रोन ऑफ द ग्रेट का मतलब है कि अब हमें ग्रेट यानी कि जो जैसे प्रिंस होते हैं, ठीक है, जो किंग होते हैं, राजा महाराजा यानी कि या पॉलिटिशियंस, हमसे जो ताकत वाले हैं, उनका भी हमें अब डर नहीं रहा, ठीक है। दो आर्ट पास्ट द टायरेंट स्ट्रोक, अब हमें, क्योंकि जो टायरेंट स्ट्रोक है वो भी अब पास्ट की बात हो चुकी है। टायरेंट स्ट्रोक यानी कि जो ये हैं टायरेंट होते हैं डाकू, ठीक है, उनके भी वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, अभी हमें उसका भी डर नहीं रहा। केयर नो मोर टू क्लोथ एंड ईट, ना हमें कपड़े पहनने का और ना हमें खाना खाने की भी अब कोई चिंता नहीं है। टू दी द रीड इज़ एट द ओक, टू दी अब उसके लिए जो रीड यानी कि ईख, रीख होता है, रीड होता है ईख, ठीक है। यहाँ पे रीड का सिंबल क्या है, कोऑपरेशन वगैरह, ठीक है, एक दूसरे से मतलब घना होता है ईख, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन का सिंबल है, कोऑपरेशन और यूनिटी का, ठीक है। अब हमें उसका भी डर नहीं है। एज इज एज द ओक, अब कैसे हो गए हैं, जो रीड है मतलब जो ईख है वो ओक ट्री की तरह हो गया है, ठीक है, ओक ट्री की तरह। ओक ट्री का मीनिंग, ओक ट्री से यहाँ पे है मतलब स्टेबिलिटी आ गई है। रीड यानी कि ईख से क्या था कि कोऑपरेशन, लेकिन अब डेथ जब पास आ गई है, डेथ हो चुकी है, तो अब मतलब डेथ का कोई डर नहीं है, तो क्या आ गई है, ओक ट्री की तरह हमारे अंदर स्टेबिलिटी। द स्केप्टर लर्निंग फिजिक मस्ट ऑल फॉलो दिस एंड कम टू डस्ट, और क्या पता लग गया है हमें कि स्केप्टर जो भी है ये प्रभुत्व, स्केप्टर मतलब प्रभुत्व, जो हम यहाँ पे सीखते हैं फिजिक, जो भी बॉडीली जो हमारी जो नीड्स होती हैं, फिजिकल चेंजेस हमारे, मतलब जो भी इस बॉडी को फीड करने के लिए, चाहे वो खाना हुआ, कपड़े हुआ, वो सब कुछ मतलब ऑल फॉलो दिस, वो सब क्या अब मिट्टी में मिल जाएंगे, वो सबको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्या कि कम टू डस्ट, वो सब कुछ अब मिट्टी में मिल जाएगा। फियर नो मोर, अब डर नहीं है। द लाइटनिंग फ्लैश, जो एकदम से लाइट मतलब जो बिजली चमकती है, एकदम से जो हार्डशिप आती है लाइफ में, उसका भी डर नहीं है। नोर द ओल्ड ड्रेडेड थंडरस्टोन, और ना ही जो डराने वाली, जोर से कड़कने वाली बिजली यानी कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही हैं ये, इनके बारे में बोला कि उनका भी अब डर नहीं है। फियर नो स्लेंडर, अब स्लेंडर यानी कि बदनामी का भी डर नहीं है। सेंसोर रैश, जो कि सेंसोर रैश यानी कि जो निंदा करते हैं, उस निंदा का भी अब हमें डर नहीं है, क्योंकि अब तो डेथ आ चुकी है। दाउ हैस्ट फिनिश्ड जॉय एंड मोन, अब तो तुमने फिनिश कर लिए है जॉय, मोन होता है मॉर्निंग, मैंने आपको बताया MOARNING, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख, ठीक है। अब उनका ना हमें खुशी का और ना जॉय का भी वो नहीं है, क्योंकि हमने वो सब फिनिश कर लिया है। ऑल लवर्स यंग, जो सारे जो मतलब हर एज के जो लवर्स हैं, हर एज के जो लोग हैं, लवर्स ऑफ ऑल एजेस, ऑल लवर्स मस्ट
कंसाइन टू दी, हर कंसाइन मतलब हर लवर्स को यहाँ पे भेजना होगा का मतलब किसी भी एज के जो लवर्स हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि उन सब ने ये सब कुछ फील कर लिया कि क्या क्या बेइज्जती हो या कुछ भी हो लाइफ में, जो डिफ़िकल्टीज थी, निंदा किसी से सहना या किसी से बदनामी वगैरह, वो सब कुछ सब खत्म हो चुका है और सब कुछ किस में मिलना है, डस्ट में। एंड कम टू द डस्ट। यहाँ पे देखो रिफ्रेन का एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कम टू डस्ट, कम टू डस्ट, कम टू डस्ट, हर लाइन जो है एंड होती है इससे। और ये है फियर नो मोर, फियर नो मोर से हर लाइन जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्रेन। और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।